आनंदवर्धन सर, एकेडमिक एक्सेलेंस की बात अक्सर भारत में लंबे समय से होती रही है। जिस वक्त झोपड़ियों में स्कूल चला करते थे, बहुत कम स्कूल थे, सरकारी स्कूल ही माध्यम हुआ करता था। कोई बीएड करके या बाकी माध्यम से सिलेक्शन का माध्यम नहीं था, सीधे सीधे लोग बाई चॉइस टीचर बनते थे पढ़ लिख के। तब के सरकारी स्कूल काफी बेहतर हुआ करते थे, और उसी दौर से निकले हुए लोग 12 साल पहले, 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, दो अर्थशास्त्री भारत के दो अलग अलग मत लेकर आए 2013 में। जगदीश भगवती कहते थे कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए जरूरी है, उनका एक मत था। अमर्त्य सेन कहते थे कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए हानिकारक है। इस देश ने दोनों की बातें गंभीरता के साथ सुनी, टॉलरेंस के साथ सुनी, और फिर जो मत व्यक्त करना था उसने दिया, चुनाव में जो करना था। आज ऐसा क्या हो गया है कि इकोनॉमी की जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर एक एकेडमिक इंटॉलरेंस भी बढ़ता जा रहा है कि लोग किसी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये माहौल बना कैसे है? फैकल्टी की बात तो खैर बहुत छोटी बात हो गई कि उसको निकाल दिया जा रहा है। मैं अभिषेक जी बहुत सी चीजें, क्योंकि तब से सुन रहा था, बहुत सी चीजें एक साथ हैं, जी सीक्वेंस जी में आगे पीछे हो जाएगा। नहीं, पहला मैं वहां से शुरू करूं। मैं डॉक्टर सुनीलम, रिटायरमेंट हो जाऊंगा तब बोलूंगा नहीं। रिटायर हो गया हूं, 80 साल का हूं, जज हूं, आईपीएस, फिर भी नहीं बोलूंगा। व्यक्तिगत बातचीत में सब बोलूंगा, लेकिन फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि शायद कहीं का गवर्नर, कोई आयोग बनेगा तो उसका मेंबर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेंशन मिल रही 2-2.5 लाख रुपया। तो हम्म इसका तो मतलब ये इन लोगों से तो जितना जितना दुख हुआ है इन लोगों को आप देख के, उतना किसी से नहीं हुआ। आपने जो पढ़े लिखों की बात कही ना, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिवार और अपने सामाजिक दायरे की बात कर रहा हूं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ज्यादा रेडिकल है। और उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण परसों का दे दूं। मेरे दो दोस्त जो बड़े डॉक्टर हैं लखनऊ, बड़े मतलब प्रोफेसर लोग रहे हैं, जी उनका वक्तव्य ये है, और ये एक नहीं, और उसको बार बार कह के किया गया, और वो एक ही बात 5 लोग कह रहे थे। उनका कहना है कौन सा ये ब्रिजभूषण ने कर दिया, रेप कर दिया क्या? अरे हाथ छू लिया। अब ऐसा ये कांग्रेस का सब कुछ है, कांग्रेस इसको, मतलब उनके लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का बीजेपी ने उनको इतना रेडिकल कर दिया है, इतना रेडिकल कर दिया है कि मोदी जी के इतने अच्छे काम के बीच में ये कुछ लोग आके रोड़ा अटका रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 चीजें हैं, इसको इसको समझना जरूरी है। आप जब आज ये लिखते हैं ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा, तो एक छवि तुरंत आ जाती है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, आप बिना कहे हो सकते हैं। आप जब कहते हैं कि झूठ बोलने का सरगना कौन होगा या झूठ बोलने का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा, तो एक ही व्यक्ति आता है, उसमें कोई दूसरा आसपास भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है 5-10 किलोमीटर तक। अगर आप कहते हैं कि इस देश का अलोकतांत्रिक नेतृत्व है, तो एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। उसमें एक कभी कभी उसके अगल बगल एक, चूंकि वेट ज्यादा है तो अगल बगल दिखाई दे जाते हैं, लेकिन तीसरा आदमी तो आपको नहीं दिखाई देता है। तो आज ये मत कहिए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को डर है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में किसी ने चू नहीं किया था। आपने जब स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था, तो आपने इस देश के सारे लोगों के का अपमान किया। मैं लखनऊ की आपको उत्तर प्रदेश की बात बताऊं। उत्तर प्रदेश में जब 2017 की आई, तो वो उसमें कोई मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया था, तो एक मुस्लिम पकड़ के लाए गए। वो भाई साहब ये कहे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मोहसिन रजा, मैं नाम से कह दूं, 2 रणजी जी खेले हैं। बिजली विभाग में चपरासी थे, ठीक है भाई, चपरासी का भी वही मत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लालू जी के भाई भी जी चपरासी थे, अच्छी बात। उनको 8वीं पास है, उनको कौन सा मंत्री बनाया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मोहसिन रजा आए, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, वो नौजवानों का जो विभाग होता है वो बने, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना के आप उन सारे लोगों को, जी आप कुछ कहेंगे शिवा जी? सिंह सिंह साहब, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऊपर की कमाई सबसे कम थी असल में। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिसर्च का उन सारे बजट कम लोगों होगा। की, नहीं, ये सारे उन लोगों के, देखिए जिसको पैसा कमाना है वो तो लहरें गिन के भी कमा लेगा, ये तो मैं इसको नहीं मानता हूं। द वर्स्ट ऑफ डिपार्टमेंट, आज इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आपको कोई उसकी जरूरत नहीं है। खैर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको कोई चू नहीं किया। मैंने उस समय भी उनको कहा था, और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि भाई आप स्वयं जाइए और आप कहिए कि साहब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप क्यों मुझे दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। लेकिन नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे। आप जो और जो गंभीर बातें हैं, वो गंभीर बातें इस उसमें, मैं 2 बातें सिर्फ कह के मैं कम समय में कहूंगा। जब अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो आप उनको क्यों टॉलरेट करते हैं?
आप इसलिए टॉलरेट कर। अशोका यूनिवर्सिटी का अभी कोई भी गूगल कर ले, मैं दर्शकों से चाहूंगा कि वो गूगल कर लें अशोका यूनिवर्सिटी का दो, और गूगल कर लीजिएगा अशोका यूनिवर्सिटी फीस, इतना लिख लीजिए आपको खुद ही दिख जाएगा। वो तो पता है सर। नहीं, अंडर ग्रेजुएट की फीस नहीं पता, नहीं पूरी बात दर्शक को भी समझना चाहिए। जी। 23-24 की अंडर ग्रेजुएट की फीस, जो अब शायद अंडर ग्रेजुएट 4 साल का हो गया शायद, जो मुझे पता है, पहले 3 साल का था, मतलब 2 साल का था हम लोग के समय, 3 साल का, और शायद 4 साल का हो गया ऑनर्स के साथ। उसकी ट्यूशन फीस 1 साल की 9,27,000 रुपया है अशोका यूनिवर्सिटी में, और रेजिडेंस फीस 1,81,000, 11,08,000 रुपया आप 1 साल में दे रहे हैं। और जब आप इतनी फीस दे रहे हैं, आप 45 लाख रुपए, खाना पीना अलग है, और आप जब 45 लाख रुपए बन के ग्रेजुएट बन रहे हैं, तो इसके पीछे जो भाव है, वो भाव यह है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च में बिल्कुल आपको खुली छूट मिलेगी आपको, क्योंकि रिसर्च कोई अर्निंग नहीं होती है, रिसर्च आप करते रहते हैं, वो आपको मिलेगी। इसलिए अशोका यूनिवर्सिटी में का एक मान सम्मान था सर। लेकिन क्या हम लोग को शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए अशोका एडमिनिस्ट्रेशन का कि 11 लाख रुपए देने वाले को भले कुछ मिले ना मिले, हम लोगों को 50 पेज का इतना बढ़िया रिसर्च पेपर मुफ्त में मिल जा रहा है। नहीं, उसके अलावा भी मिल सकता था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने पेपर लिखे हैं। मेरा कहना यह है कि ये हमको और आपको भी उस मानसिकता से निकलना होगा। हम और आप जब पढ़ते, आज मणिपाल में बहुत से लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं बिना किसी विदाउट एनी ऑफेंस, ही इज स्टडीइंग इन मणिपाल, क्या नहीं, वो कनाडा गया, लगता है वो कनाडा के कंपटीशन से गए हैं। अरे बाप ने पैसा दिया, बाप का पैसा नहीं होता तो कनाडा नहीं, वो मणिपाल नहीं जा पाते। तो ये व्यवस्था तो आज से नहीं बनी है, और ये कोई 2014 की बात नहीं है, ये पिछले 25-30 साल से, जब से ये नया जो आया है वो ऑर्डर। लेकिन जो ज्यादा गंभीर बात है, जिसपे थोड़ा सा हम लोगों ने टच करके, वो विवेक देवरॉय वाली बात। विवेक देवरॉय वाली बात इसलिए गंभीर है कि वो जो प्रतिध्वनि है वो मोदी जी की। विवेक देवरॉय जहां बैठे हैं, वो इकोनॉमिक एडवाइजर कमिटी के टू द प्राइम मिनिस्टर कमिटी के चेयरमैन है। और विवेक देवरॉय ये नहीं कह सकते, वो अब कह रहे हैं कि इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, और वहां से भी एक ये आया है कि उनका पर्सनल ओपिनियन। इतने बड़े पद पे बैठा हुए व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता, खतरनाक है देश के लिए। इस देश में इंदिरा गांधी थी, उनके 2 अंगरक्षक थे, बेहन सिंह और केहर सिंह, वो अपना काम तो बखूबी करते ही थे, लेकिन उनका पर्सनल ओपिनियन उनके काम के ओपिनियन के ऊपर हावी हो गया और उन्होंने हत्या कर दी। तो विवेक देवरॉय जैसे व्यक्ति अगर वहां बैठे हुए हैं, जो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हैं, इनका पर्सनल ओपिनियन माने रखता है। ये ऐसा थोड़ी है कि आप यू कैन जस्ट ब्लो इट आउट। वो क्या कह रहे हैं पर्सनल ओपिनियन, और ये बिल्कुल मोदी जी की उस सारी बातों को, मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस की बातों की प्रतिध्वनि है। वो बार उन्होंने जब, अगर वो पूरा मिनट में वो लिखा है, वो पूरा अगर वो पढ़िए, वो अमृत काल की बात कर रहे हैं, इस कोट अनकोट वो अमृत काल बोल रहा है। वो 2047 की बात बोल रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं। वो गुलामी की लिगेसी की बात कर रहे हैं कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ये उसकी लिगेसी थी। भैया 1935 में जो गुलामी का एक्ट, जिसको तुम लिगेसी कह रहे हो, वो आपके जो श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो भी उसी इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़े, वो भी उसी के माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो भी उसी लिगेसी से आ रहे थे। तो मतलब कुछ तो ज्ञान कर लो। वो बात फिर एक और खतरनाक कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि गवर्नर का रोल भी अब डिफाइन होना चाहिए। उन्होंने उस पत्र में, अगर आप कहिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि गवर्नर का रोल डिफाइन होना चाहिए। मतलब जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है, उनके शायद मन में कुछ उस तरह की, मोदी जी के मन में परिकल्पना है कि एक मेरा गवर्नर होगा जो वजीर की तरह वो इस्तेमाल करूंगा, वो वाली बात है। और एक और बात, उन्होंने एक और खतरनाक बात कही है। उन्होंने उसी पत्र में कहा है कि राज्यसभा की रेलेवेंस पे ही सवाल उठाया, क्योंकि ये मोदी जी को ठीक से पता है कि राज्यसभा में चाहे कुछ हो जाए, उनकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी अगले 5-10 साल में, जैसी आज देश के हालात में नहीं आने वाली है। तो वो राज्यसभा की रेलेवेंस पे भी सवाल उठा रहे हैं। सर, उपराष्ट्रपति जो है अभी, उन्होंने तो उपराष्ट्रपति पद पर रहकर केशवानंद भारती जजमेंट पर सवाल उठा दिया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये व्यक्ति तो वहां बैठा हुआ है, और ये 2017 से बैठा हुआ है भाई। आज देश की जो इकोनॉमी है वो ये चला रहा है। ये व्यक्ति 2015 से 2015 से 2019 तक ये नीति आयोग में था। ये 2017 से आज तक लगातार उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए ये कहना चाह रहा था कि आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि ये जो मोदी जी की एक दिक्कत है,
उनकी दिक्कत क्या है कि जब वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होने का आप ढोंग कह रहे हैं, उनकी दिक्कत है कि कहीं ना कहीं वो उस चीज से ग्रसित है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। इस देश में कैसे हो सकता है अभिषेक जी, हम और आप भी मान लीजिए कंपटीशन दिए, एग्जाम कैसे लिखा जाए ये मोदी जी कहते हैं और किताब लिख के देते हैं कि एग्जाम कैसे लिखा जाए। ये देश के साथ मजाक नहीं है। जी और एक आदमी भी इस पर नहीं बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है लिखने की। भाई अभिषेक जी कुमार जी, आपकी ये हिम्मत कैसे हो सकती है कि आप नासा पे कल को एक रिपोर्ट लिखें और सब कि नासा में नहीं, मेरे अंदर हिम्मत आ गई है सर। सर मेरे हाँ? अंदर हिम्मत आ गई है, उस किताब को देखने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई है कि मैं एक किताब लिखूं कि बॉल को रिवर्स स्विंग क्रिकेटर कैसे कराते हैं बॉलर, और वकार यूनुस क्या बताएगा, वसीम अकरम क्या बताएगा, मैं बता रहा हूँ। इससे बढ़िया नहीं रिवर्स स्विंग मैं बताऊंगा। मेरे अंदर नहीं, और हिम्मत आ गई है कि इस तरह किताब मैं भी लिखूं मोदी जी को देखकर। और मैं ये बात कह के खत्म करूंगा, जो साची दास जी का जो पूरी रिपोर्ट है अगर पढ़िए तो उसमें दो तीन मतलब वो एक्सीलेंट रिपोर्ट, और वो मुझे लगता है कि अगर कोई और सरकार होती तो उसको रेफरेंस पॉइंट करके हो सकता है कि बीजेपी अपने ही पक्ष में उसका कुछ करती, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट तो लेते कि ये चीज ऐसे कर लो लोगों को दिखाने के लिए, कम से कम दिखाने के लिए तो ठीक कर देते। हम्म। आपको दिखाने में भी कौन सी दिक्कत थी। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला होगा, इसको कहीं एक चीज और पुलिस बताइए सर, एक चीज और इससे जुड़ा हुआ बताइए। सरकारी यूनिवर्सिटीज क्या है, शिवाजी भी जानती हैं, सुनीलम जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं किस तरह से आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। सब्यसाची मुखर्जी जैसे लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ रहा है, रास्ता बंद है। हमारे मित्र हैं लक्ष्मण यादव, लंबे समय से वो एडहॉक प्रोफेसर है डीयू में। जितने नए लोग बहाल हुए हिंदी डिपार्टमेंट में, मुझे नहीं लगता कि उनके जैसे 10 लोग भी होंगे। ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये तो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है। नहीं तो फिर हम लोग भी तो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन इज वेरी कूल, वे तो बिल्कुल अच्छी चीज है प्राइवेटाइजेशन, इससे अच्छी कोई बात नहीं। प्राइवेटाइजेशन ये है कि जब मन करेगा, आई एम यूजिंग अ हार्ड वर्ड, तो जिस तरह से कान पकड़ के बाहर निकाला गया ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नहीं ये तो इसके खतरे हैं इसको। नहीं मैं सिर्फ एक बात ये इसलिए कह दूं, सब्यसाची रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जी। पकड़ने की जरूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सब तो हो गया, तो उनको निकलना तो निकल गए। वो कह रहे हैं जो वर्ल्ड का इलेक्शन कमीशन जो है हम कहाँ पहुंच जी। गए हैं ऑटोक्रेटिक उसमें, अब हंगरी, टर्की, पोलैंड और सर्बिया, ब्राजील के साथ हम भी पहुंच रहे हैं, हमारी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, ये सब बात है। उसमें एक बात उन्होंने इंपॉर्टेंट कही है, और जिसको मैं कल इसलिए मैं कहूँ क्योंकि मैं कल डॉक्टर जगदीप छोकर के साथ एक शो में था, उन्होंने उसमें वो भी बात कही है कि जब पिछली बार ये जो फाइनल काउंट ऑफ ईवीएम वोट्स था, हमारे बहुत से लोग कहते हैं जी। फाइनल काउंट ऑफ ईवीएम वोट्स जब साइट पे गया इलेक्शन कमीशन की एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का, वो अगर 100 आया था तो नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड इन दैट ईवीएम उस पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के वो 100 नहीं थे, उन दोनों में डिफरेंस था। और ये जब कहा गया तो इलेक्शन कमीशन ने वो सारे हटा लिए, लेकिन इन लोग क्योंकि उसकी क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, तो वो एविडेंस है। आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, ये सब तो हमको नजर आ रहा है। गुजरात इलेक्शन में 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी की 99, कांग्रेस की 77, 22 सीट का फासला था। 21 इलेक्शन पिटीशन हुई थी, 21 जी। उसमें से 1 या 2 शायद कांग्रेस के अगेंस्ट थी, बाकी सब बीजेपी के अगेंस्ट थी। एक जज साहब का ट्रांसफर हो गया था मद्रास हाई कोर्ट में, परेश उपाध्याय, जस्टिस परेश उपाध्याय ने, वो तो बाद में जस्टिस परेश उपाध्याय जिन्होंने उसको सेट असाइड किया, उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत है, उस इलेक्शन को खारिज किया था, उसको जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया गया था और अगले 3.5 साल वो व्यक्ति मंत्री बना रहा था। सिर्फ यही नहीं है, 17 या 18, मैं वो फिगर एक की गलत हो सकती, 17 या 18 इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पिटीशन 5 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही हाई कोर्ट में, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं। मैं कहना ये इसलिए चाह रहा हूं कि अगर आप कुछ कर लीजिए, अगर बेमानी पे उतारू हैं और लोग इसको नहीं तैयार हैं, तो फिर तो रास्ता और कोई नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं अब इसको सार्वजनिक रूप से कहने लगा हूं, 2024 इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो, आखिरी मौका है जी। इसके बाद इस 200 दिन आपके पास हैं, 10 मार्च को करीब वो आ जाएगा। 200 दिन में सोने की भी जरूरत नहीं है, लगातार बोलते रहिए। इस देश का प्रधानमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर,
स्मगलरों की वो पैरवी करता है चीन में जाके, स्मगलरों की कोट एंड कोट स्मगलरों की पैरवी करता है, 22 स्मगलरों की जाके पैरवी करता है। और ये मैंने कई बार, उसके सारे एविडेंसेस हैं। और वो आके फिर कहता है चीन के साथ क्या होगा। तो हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि 2024 आखिरी मौका है हम सब लोगों के लिए।